गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का चौथा अध्याय अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कृषि। आपको पता है कि भारत में 76% जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है ना। तो कृषि हम किसको कहते हैं? अनाज का जहाँ पर उत्पादन होता है या फिर अनाज भूमि के अंतर्गत हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं उसको हम कृषि कहते हैं। तो इसमें बच्चों की बातचीत के आधार पर इसमें आपको बताया गया है कि वो कृषि किसको बोलते हैं, मतलब किस प्रकार से वे लोग कृषि को समझते हैं। इसमें गुरदीप है और है मधु, टीना। एक गांव में से गुजर रहे थे। वहां पर उन लोगों ने देखा कि एक किसान खेत पर काम कर रहा था। खेत में जुताई करते हुए दिखाई दिया और किसान ने उन लोगों से कहा कि यह गेहूं की बुआई की जा रही है। यहाँ पर जो कृषि किया जा रहा है वह गेहूं की फसल को लगाने के लिए गेहूं की बुआई की जा रही है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए वे क्या कर रहा है, खाद डाल रहा है। क्योंकि जैसे हम लोग लगातार अगर फसलों का उत्पादन करते हैं तो एक समय के बाद क्या होता है, उसमें उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए किसान जब समय समय पर उसमें क्या करता है, रासायनिक खाद और जैविक खाद का उपयोग करता है ताकि वहाँ पर उत्पादन अधिक हो सके। वह बताता है कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वो क्या करेगा, खेत में खाद डालेगा और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी वो खाद डालेगा। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं की जो मंडी में कीमत होती है वो अच्छी मिल जाती है, क्योंकि अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में इसे डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए किया जाता है। ये जो गेहूं की बुआई की जा रही है उसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाएगा? इसको हम ले जाकर मंडी में बेचेंगे, जहां से हमको इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। फिर इसे कारखाने में ले जाकर इसका आटा पीसा जाएगा और गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाएगा। फिर उसके लिए जो विभिन्न चीज़ें बनती हैं, जैसे डबल रोटी बनता है, बिस्किट बनता है, हम घर में रोटी बनाने का जो रोटी बनाते हैं ये गेहूं के आटे का ही होता है। तो इसके लिए वे क्या करता है कि उन बच्चों लोगों को बताता है पौधे से परिष्कृत यहाँ पर उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं कहलाती हैं जिसके अंतर्गत सभी क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है, जिनका संबंध यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन का निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण होते हैं। जो कृषि, मत्स्य और संग्रहण, जो प्राथमिक क्रिया आप लोग भी पढ़े होंगे, प्राथमिक क्रिया कौन कौन से हैं? जैसे शिकार करना होता है, मछली पकड़ना होता है, कृषि करना होता है, वनोपज जो प्राप्त करना होता है, ये सारी चीज़ कृषि के अंतर्गत और प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो उसी के आधार पर उसने बताया। और द्वितीय क्रिया में संसाधन का प्रसंस्करण से संबंधित है, जिसमें इस्पात विनिर्माण और डबल रोटी पकाना और कपड़े बुनना इन क्रियाओं का उदाहरण होता है। जो द्वितीय क्रियाएं बता रहे हैं उसमें ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे उसको हम उद्योग में ले जाते हैं और उससे हम नवीन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, चाहे वो खाद्य वस्तुएं हो, चाहे हमारे जीवन में उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसका हम लोग निर्माण करते हैं, वे द्वितीय क्रिया में आती है। और उसी के आधार पर देखेंगे जो तृतीय क्रियाएं हैं, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करता है। जैसे देखेंगे यातायात है, व्यापार है, बैंकिंग व्यवस्था है और बीमा है, विज्ञापन है, तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इसकी जो वस्तुएं बनी हुई होती हैं उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए या व्यापार के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं उसको हम तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत लेते हैं।
तो ये जो प्रक्रिया है ये 3 रूप में चलता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, आप देखते हैं कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसल है, फल, सब्जी, फूलों को उगाना तथा पशुधन पालन इसमें शामिल होता है। और विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, जिसमें भारत की 2/3 जनसंख्या केवल कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ पर देखेंगे कृषि जो प्राथमिक क्रिया कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं फल, फूल, सब्जियाँ, जो चीज़ का उत्पादन करते हैं हम लोग, वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और वो इसमें बताया है कि भारत में जो जनसंख्या है, अधिकांश जनसंख्या, वो 1/3 जनसंख्या, भारत की 1/3 जनसंख्या लगभग कृषि पर ही निर्भर होती है। अनुकूल स्थलाकृति तथा मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक होती है। यहाँ पर देखेंगे जो कृषि करने के लिए हमको अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जिस चीज़ का उत्पादन जहाँ पर होता है उस हिसाब से वहाँ की जलवायु होती है, वहाँ की मृदा होती है, वहाँ पर मिट्टी का जो किस्म होता है वो होता है, तब जाकर यहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन संभव होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक धान की खेती होती है। धान की खेती होने के लिए यहाँ पर की जलवायु उपयुक्त है धान के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर वर्षा भी होती है और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टी है वो धान की फसल के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम किसी भी जगह में किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, अगर वहाँ पर उस चीज़ का उत्पादन अच्छा होता है तो ये सब मालूम होता है कि उस चीज़ के उत्पादन के लिए वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के हर एक चीज़ उसके अनुकूल है, तभी वहाँ पर उस चीज़ का उत्पादन अधिक हो रहा है। जिस भूमि में फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। और इसमें कृषि क्रियाकलाप विश्व में उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां पर फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान होते हैं। वही चीज़ इसमें पुस्तक में भी कहना चाहता है कि जहां पर हम कृषि करते हैं वहां पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तब जाकर हम वहां पर किसी भी चीज़ का उत्पादन अच्छे से कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कृषि तंत्र। कृषि या खेती के लिए एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इससे महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक और मशीन तथा श्रमिक है, जिसमें जुताई है, बुआई, सिंचाई और निगरानी और कटाई इसकी प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो कृषि तंत्र कह रहा है कि कृषि तंत्र क्या है। यहाँ पर कृषि अनाज के उत्पादन से लेकर अनाज की कटाई तक का और उसको मंडी तक पहुँचाने तक की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, उसमें उस बीच में जो भी चीज़ का उपयोग किया जाता है, चाहे श्रमिक का हो, चाहे मशीनों का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बीज का हो, चाहे सिंचाई का साधन का हो, तो ये सारी चीज़ क्या कहलाती हैं, कृषि तंत्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कृषि कितने प्रकार का होता है। तो कृषि 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखेंगे एक निर्वाह कृषि है और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि हम किसको कहते हैं? निर्वाह कृषि वह कृषि होता है जिसमें देखेंगे एक जो परिवार होता है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक छोटे से खेत में अनाज का उत्पादन करता है और वो अपने परिवार तक ही सीमित हो रहता है, तो उसको हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। तो इसमें देखेंगे इस प्रकार की कृषि जिसमें कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है और इसमें पारंपरिक रूप से इसमें कम उपज प्राप्त होने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि अपने ही तरीके से वे लोग कृषि करते हैं, तो उसमें परिवार के भरण पोषण के आधार पर ही उसको क्या किया जाता है, उसमें उत्पादन किया जाता है ताकि साल भर के लिए अनाज परिवार के लिए निकल सके। और ये लोग अपने पूरे परिवार मिलकर अपना जितना उनका परिवार के सदस्य होते हैं उन्हीं लोग मिलकर उसमें कार्य करते हैं और उसका उत्पादन करते हैं, तो ये निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है।
अब ये जो निर्वाह कृषि है ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है इसमें आदिम निर्वाह कृषि, और तीसरा है इसमें देखेंगे स्थानांतरित कृषि तथा चलवासी कृषि। ये जो कृषि है निर्वाह कृषि को भी अलग अलग रूप में बांटा गया है, जिसमें देखेंगे पहला कौन सा है, इसमें गहन निर्वाह कृषि। ये किसान एक छोटे से भूखंड में साधारण औजारों के माध्यम से अधिक श्रम करता है और खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में यह युक्त जलवायु एवं उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष से अधिक फसल उगाई जा सकती है। जो गहन कृषि कहा जा रहा है उसमें देखेंगे कि सरल भाषा में अगर हम बोल सकते हैं तो एक परिवार के सदस्य लोग जो साल भर में एक ही भूमि पर 2 से 3 फसलें जो लेते हैं उसको हम गहन कृषि कहते हैं। और उसी के आधार पर यहाँ पर देखेंगे जिसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है, अनाज का उत्पादन भी जुड़ा हुआ होता है और उसके वहाँ की जलवायु भी होती है, और उसी के आधार पर वो क्या करता है अपने छोटे से भूखंड में वो साल भर में 1 से 2 से 3 फसलें का उत्पादन आसानी से कर लेता है। अब देखते हैं आदिम कृषि क्या है। आदिम कृषि ये स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होते हैं। इसमें स्थानांतरित कृषि में क्या क्या होता है, इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी। हम लोग स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, जिसमें देखेंगे कि जैसे प्राचीन काल में लोग कृषि करना जब सीखे थे तो वो क्या करते थे, जंगलों को साफ करते थे, जंगलों को साफ करके फिर उसको वहाँ पर जो झाड़ पेड़ होते थे उसको काट देते थे और उसको वहीं पर सुखा देते थे, और सुखाने के बाद जब वो सूख जाता था तो उसमें फिर आग लगा देते थे ताकि उसका राख वहाँ पर पूरा बिछ जाए। और जब पहला पानी गिरता था तो उस जमीन को खोदकर वहाँ पर बीजों को बिखेर दिया जाता था ताकि वहाँ पर फसल हो सके, और जब फसल पक जाती थी तो उसको काट कर रख लेते थे, और फिर जब वहाँ की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती तो वो फिर दूसरा स्थान बदल देते थे। किसान वो स्थान को बदल देते थे, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं स्थानांतरित कृषि में यहाँ पर अमेजन बेसिन में सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तर पूर्व भारत के भागों में प्रचलित होती है, और ये भारी वर्षा और वनस्पति की तीव्र पुनर्जनन के वाले क्षेत्र होते हैं। वृक्षों को काटकर यहाँ पर जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है, और तब राख को मृदा वे जब मिल जाती है, मिट्टी और जो राख होता है वो मिल जाता है, तो वहीं पर क्या करते हैं उन लोग मिल जाता है, तब वो मक्का है, रतालू है, आलू है और कसावा है जैसे फसलों का उत्पादन करते हैं, फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरा की जो समाप्ति होती है या फिर वहाँ की जो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो वहाँ पर के लोग उस भूमि को छोड़कर दूसरे भूखंड में कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी को स्थानांतरित कृषि को यहाँ पर कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब देखते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या है? सहारा एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो शुष्क प्रदेश हैं, शुष्क प्रदेश के मध्य यहाँ पर एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, वे यहाँ पर प्रचलित होते हैं। ये वाले जो कृषि होते हैं जो चलवासी पशुचारण है वो इसमें देखेंगे। इस प्रकार की कृषि में पशुपालक क्या करते हैं, अपने पशुओं को के साथ चारे के और पानी के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब भटकते रहते हैं, निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जलवायविक बाधाओं से भूभाग की यहाँ पर प्रतिक्रियात्मक उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखेंगे पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशियों तथा याक और बकरी पालते हैं। ये पशुओं और उनके परिवारों के लिए दूध है, मांस है, ऊन है, खाल है और अन्य उत्पादक चीज उनको देता है। तो यहाँ पर देखेंगे पशुपालक
जो चरण होता है वो पशुपालक लोग उस क्षेत्रों में पशु पालते हैं, पशु पालने हैं क्योंकि ये क्षेत्र में शुष्क पालन अर्ध शुष्क होता है, अर्ध शुष्क होता है, इसलिए किसी भी चीज़ का यहाँ पर कृषि के रूप में उत्पादन नहीं होता है, इसलिए लोग यहाँ पर पशु पालते हैं। और पशु के चारा के लिए और पानी की तलाश में जो पशुपालक होता है वो अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है स्थानांतरित करते रहता है, और फिर इसमें जो चारा मिलता है वो अपने पशुओं को वो देता है, और फिर उससे जो पशुओं से जो प्राप्त होता है जैसे दूध है, मांस है, खाल है, बाल है, हड्डियां हैं, ये सारी चीज़ें है ना, तो ये चीज़ों को वो क्या करता है पशुपालक दूसरी जगह क्या करता है उसका निर्यात करता है ताकि यहाँ पर इनका भी काम चल सके। तो एक तरफ से देखेंगे जो कृषि है, कृषि के आधार पर देखेंगे अनाज का उत्पादन किया जाता है, और उसी के आधार पर जो निर्वाहन कृषि है, निर्वाहन कृषि में देखेंगे गहन कृषि है, जो आमतौर पर हम लोग गांव में सभी लोगों को देखते हैं कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो क्या करता है, इन लोगों को खेती में अनाज का उत्पादन करता है। और उसी प्रकार से देखते हैं जो पशुपालक होते हैं, पशुओं को पालते हैं, और पशुओं से जो प्राप्त वस्तुएं होती है, चाहे वो दूध हो, चाहे मांस हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो पशु की खाल हो, इसका वो उत्पादन करता है और उससे वो लाभ कमाता है। तो इसमें देखेंगे इस पार्ट में हम लोगों ने इस पाठ का जो भाग 1 है, इसमें खाली हम लोगों ने निर्वाहन कृषि के बारे में अध्ययन किया। वैसे तो कृषि के 2 प्रकार है, एक होता है वाणिज्यिक कृषि और एक होता है निर्वाह कृषि। तो आज हम लोग निर्वाह कृषि के बारे में अध्ययन किए हैं। आने वाले भाग में हम लोग वाणिज्यिक कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, किंतु इसके पहले आप लोग इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके छोटे छोटे प्रश्न निकालेंगे। और इसके अभी जो 1 तारीख से सितंबर से जो तिमाही परीक्षा होने वाली है, इसमें आपके पाठ्यक्रम तिमाही का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो आपको भेज दिया गया है, जिसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हर जैसे इतिहास का पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय, भूगोल का पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय और नागरिक शास्त्र का पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय आएगा। तो उसी हिसाब से आप लोग तिमाही परीक्षा की तैयारी करोगे। अपने प्रश्न उत्तर को याद करने के साथ साथ आप लोग पुस्तक को बारीकी से अध्ययन करेंगे, ताकि उसके बीच बीच में जो छोटा छोटा प्रश्न है उसको भी आप समझ सको, पढ़ सको और जान सको। ठीक है, थैंक यू। अरे